Hello student, today we will solve CDP paper CTET 7 July 2019 paper 1. Today we will solve CTET paper 1 7 July 2019 CDP Child Development and Pedagogy बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र. Let's solve आइए सॉल्व करते हैं इसे. मूल्यांकन को केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए. वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए. इवैल्यूएशन एक अलग गतिविधि के रूप में होना चाहिए. शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए. मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए. जो इवैल्यूएशन है शुड बी ए पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक भाग होना चाहिए. शुड बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक भाग होना चाहिए. केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, ये तो नहीं है, केवल नेगेटिव टैग वर्ड है. वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, नहीं. एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, नहीं. कि इट इज ए सेपरेट एक्टिविटी, नहीं. शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है. इवैल्यूएशन इज ए असेसमेंट इज ए पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शुड बी ए पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है. इन कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क लर्निंग इज ए जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, नहीं. संरचनात्मक दृष्टिकोण में बच्चा खुद करके सीखता है, खोज के सीखता है. लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा एक्टिव होता है, सक्रिय होता है. जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है. अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहारिक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है. एक निष्क्रिय व व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, नहीं. संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार लर्निंग एज एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है. एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है, प्रोसेस है. जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में जब शिक्षक को विद्यार्थियों और उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है. जब टीचर को विद्यार्थियों उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं. ये तो नहीं है कि जब टीचर अपने विद्यार्थियों की योग्यताओं पर, टैलेंट पर सकारात्मक विश्वास करता है, पॉजिटिव बिलीव कहता है कि बच्चा कर सकता है, तो क्या होता है का उस विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, नहीं. किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, ये भी सही नहीं है. निश्चित हो जाता है तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, नहीं. तो जब टीचर को अपने विद्यार्थी की, स्टूडेंट की कैपेसिटी पर, एबिलिटीज पर सकारात्मक पॉजिटिव बिलीव होता है, तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक होते हैं और प्रेरित होते हैं. तो बच्चा क्या होता है, मोटिवेट होता है एंड ईगर, उत्सुक होता है एंड आर ईगर एंड मोटिवेट टू लर्न. बच्चों की गलतियां अधिगम का एक भाग हैं तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं. बच्चों की चिल्ड्रंस एरर आर ए पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिव एन इंसाइट इनटू देयर थिंकिंग. यस, अधिगम का एक भाग है. बच्चों की गलतियां सीखने का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं. शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, ये तो नहीं कहा जा सकता कि महत्वहीन है. इनसिग्निफिकेंट, नहीं. प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, नहीं. बच्चों, ये तो नहीं कहा सकता है कि बच्चों की गलतियों के आधार पर कि बच्चे केयरलेस हैं, नहीं. बार बार अभ्यास करने के लिए ये कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, नहीं. बच्चे गलतियां कर रहा है, एरर कर रहा है सीखने में, तो उसकी गलतियों को आप बार बार प्रैक्टिस कराएंगे और उसे तुरंत सुधार देंगे, नहीं. बच्चों को सुधारने का अवसर देंगे, बच्चों को अपनी गलतियों को सुधारने की अपॉर्चुनिटी देंगे. तो बच्चों की गलतियां अधिगम का एक भाग हैं तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं. वह विधियां जिसके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वयं की पहल व प्रयास शामिल है, निम्न से किसका उदाहरण है. यूज ऑफ मेथड्स वेयर लर्नर्स ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व्ड इन एन एग्जाम्पल्स. लर्नर सेंटर मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस एंड डिडक्टिव मेथड. अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का, परंपरागत विधि का, अंतर्व्यक्तिक विधि का या निगमनात्मक विधि का. वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की स्वयं की पहल, बच्चा खुद पहल करता है, विद्यार्थी स्टूडेंट स्वयं पहल करता है, वह प्रयास करता है, इनमें से किसका उदाहरण है. चाइल्ड सेंटर केंद्रित विधि का उदाहरण है. लर्नर सेंटर्ड मेथड का उदाहरण है. अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का उदाहरण है जिसमें बच्चा खुद खोजता है, खुद अपने प्रयास एफर्ट लगाता है और खुद ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करता है, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है. नीचे लिखी हुई स्थिति के सिद्धांत को दर्शाती है. जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, वे महसूस करते हैं वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है. आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है. आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है. संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है.
तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। तो जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वे महसूस करते हैं वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के, जब कोई भी एफर्ट नहीं डालते, फिर वो कोशिश ही नहीं करते और महसूस करते हैं कि उन्हें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना, पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो ये विश्वास है कि संज्ञान और इमोशन, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। विश्वास है कॉग्निशन एंड इमोशन आर नॉट सेपरेबल। ये कह सकते हैं कि हम कॉग्निशन और इमोशन आर नॉट सेपरेबल, इन्हें अलग नहीं किया सकता। संज्ञान और संवेग एक दूसरे में सन्निहित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से मोटिवेट कर सकती है, प्रोत्साहित कर सकती है? जैसे ए टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बाय, पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। तो इट इज इन नेगेटिव टैग वर्ड्स, ये नेगेटिव टैग वर्ड्स है तो रॉन्ग हो गया बेटा। पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, नहीं, ये रटने को बढ़ावा देगा कि पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से सॉल्यूशन लिख दें। नहीं, पाठ्यपुस्तकों से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, इसमें लिखा है एक ही प्रकार की सॉल्व प्रश्न क्वेश्चन को अभ्यास कराने के लिए उन्हें पर्याप्त अपॉर्चुनिटी दें। नहीं, नेगेटिव टैग वर्ड्स है, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड्स है तो गलत हो गए, ये गलत और ये ठीक है आपका ऑप्शन। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से मोटिवेट कर सकती है? बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए व बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, बच्चों को समस्या के बारे में एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इनिशिएटिव गैसेज एंड टू लुक एट मल्टीपल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। एक ही प्रॉब्लम के वो ढेर सारे सॉल्यूशन खोजें ताकि उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडिया लगाएं अपना, तो उससे उनके दिमाग मानसिक शक्ति का विकास होगा। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? द मेजर प्रोपोजिशन ऑफ जीन पियाजे थ्योरी इज डैट बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न है, बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। तो बाकी सब ऑप्शंस बेटा गलत है, रॉन्ग। जीन पियाजे का सिद्धांत कहता है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। The major proposition of Jean Piaget theory is that the children's thinking is qualitatively different from adults. Gender is an एक सामाजिक संरचना है, इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। आर्थिक अवधारणा है, नो। एक जैविक निर्धारक है, नहीं। एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, नो। जेंडर एक सामाजिक, समाज द्वारा बनाई गई संरचना, इट इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, समाज के द्वारा बनाई गई संरचना है। निम्न में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई द ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट? शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं जैसे आध्यात्मिक एवं सेल्फ, स्वयं, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व एवं स्वयं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो विकास की व्यापक आयामों की सही पहचान कौन सा करता है? ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास होता है, फिर बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, देन सामाजिक विकास और एंड में संवेगात्मक विकास होता है। तो बच्चे का सबसे पहले क्या होता है बेटा? फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, संवेगात्मक डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट? बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि के परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परमेना की जाने वाली कई योग्यता शामिल हैं। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तो बुद्धि बहुआयामी है, ये सब गलत है, रॉन्ग। बुद्धि बहुआयामी है, बुद्धि मल्टीडाइमेंशनल। बुद्धि का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि बहुआयामी है, मल्टीडाइमेंशनल है, जिससे बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इंटेलिजेंस इज ए मल्टी डायमेंशनल थ्योरी इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज नॉट एंटायरली मेजर्ड बाय द इंटेलिजेंस टेस्ट। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी? आपका विद्यालय, परिवार, मीडिया, सरकार। तो आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी क्या है? बच्चे का सबसे पहले बर्थ कहाँ होता है, जन्म कहाँ होता है? फैमिली में। तो फैमिली इज अ प्राइमरी सोशल एजेंसी। बच्चे का सबसे पहले समाजीकरण परिवार में होता है। फिर
परिवार में अपने मम्मी पापा के बीच में बच्चा रहता है, अपने पेरेंट्स के बीच में, अपने भाई बहनों के बीच में, तो सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी परिवार है। उसके बाद बच्चा विद्यालय में जाता है तो सेकेंडरी एजुकेशन उसकी सोशलाइजेशन एजेंसी विद्यालय है, लेकिन प्राइमरी एजेंसी क्या है बेटा? परिवार। लेव-वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम, अकॉर्डिंग टू लेव-वाइगोत्स्की लर्निंग के अनुसार अधिगम क्या है? एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है। लेव-वाइगोत्स्की ने के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है कि लेव-वाइगोत्स्की ने सोशियो कल्चर थ्योरी दी थी, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है लेव-वाइगोत्स्की ने, जिसमें बच्चा क्या करता है? समाज से सीखता है। तो लेव-वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गति है। सीखना क्या है? सामाजिक गतिविधि है, जिसमें बच्चा क्या करता है? पीयर ट्यूटरिंग के माध्यम से सीखता है, एक दूसरे से सीखता है, अपने साथी दोस्तों से सीखता है, टीचर से सीखता है। तो सीखना क्या है? लर्निंग क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? डेफर्ड इमिटेशन, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, सर्कुलर रिएक्शन, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में बेटा इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट होते हैं कि वो इरिवर्सिबिलिटी थॉट, विचारों की अनुत्क्रमणता होती है। जीन पियाजे के सिद्धांत में जीन पियाजे ने 4 थ्योरी दी थी: सेंसरी मोड स्टेज, प्री ऑपरेशनल पूर्व क्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था में विचारों की अनुक्रमणता होती है, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। वह क्या करता है? वो रिवर्स नहीं हो पाता है। 5 के बाद 6 आएगा, लेकिन 6 से पहले 5 आएगा, तो वो लौट नहीं पा रहा है अपने। तो विचारों की अनुक्रमणता होती है, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। बच्चों उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिल्ड्रंस एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट? बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है? नहीं। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए पुरस्कृत व दंडीकृत करना चाहिए? नहीं। कि आप सीखने के लिए बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं तो उन्हें रिवार्ड दें, पनिशमेंट दें? नहीं, हमें रिवार्ड नहीं देना, नेगेटिव टैग वर्ड्स है, दंडित नहीं करना है बच्चों को। बच्चों को सीखने के लिए प्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है? ये तो नहीं कह सकते कि वो केवल पहले ही से आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। तो बच्चों उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सभी बच्चे सीखने के लिए नेचुरली मोटिवेट होते हैं, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? इन अ प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रंस आर सीन एज। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? एक्टिव एक्सप्लोरर, ब्लैंक स्लेट्स, मिनिएचर एडल्ट्स, पैसिव इमिटेटर्स। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? एक सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, एक एक्टिव एक्सप्लोरर के रूप में प्रगतिशील शिक्षा कहती है। जॉन डीवी के अनुसार प्रगतिशील शिक्षा मानती है कि बच्चा खुद खोजता है और खुद सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग्स। तो बच्चा क्या होता है? सक्रिय होता है, सक्रिय खोजकर्ता होता है। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, सक्रिय खोजकर्ताओं के रूप में देखा जाता है। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? द पीरियड दैट इनिशिएट द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड इज प्री ऑपरेशनल पीरियड, एंड चाइल्डहुड, एडोलसेंस, मिडिल चाइल्डहुड। तो वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था या मध्य बाल्यावस्था। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था में बच्चा एडल्टहुड की ओर इनिशिएट होता है तो उसे क्या कहते हैं? एडोलसेंस, किशोरावस्था कहते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप में संचित करते हैं जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। को उद्दीपन अनुक्रिया के संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है? नहीं। को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करके विशेष तरीके से व्यवहार करना तथा सीखना सिखाया जा सकता है? नहीं। जीन पियाजे का प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं? नहीं। तो जीन पियाजे का सिद्धांत कहता है कि बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप में संचित करते हैं जैसे दुनिया में व्यवहार कौशलों का प्रयोग करते हैं और अन्वेषण करते हैं। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम
ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट से फाइन मोटर डेवलपमेंट की तरफ होता है। अभी अपरिष्कृत से परिष्कृत की तरफ होता है। स्थूल से सूक्ष्म की तरफ होता है। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम स्थूल से सूक्ष्म, अपरिष्कृत से परिष्कृत की ओर, ग्रॉस मोटर से फाइन मोटर डेवलपमेंट की तरफ होता है। बाकी सब रॉन्ग। खिलौने पहनावे की वस्तुएं, एसोसिएटिंग टॉयज, आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग, हाउस होल्ड आइटम्स, ऑक्यूपेशन एंड कलर्स विद स्पेसिफिक सेक्स इज अ डेमोस्ट्रेशन ऑफ जेंडर थ्योरी, जेंडर रेलिवेंस, इवॉल्व जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। खिलौने पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, वेशा एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। आप देखते हैं कि आपने देखा है कि छोटे बच्चों के खिलौने टॉय सामग्रियां, तो आप कहते हैं अच्छा ये तो लड़कों के हैं और ये लड़कियों के कलर्स हैं, ये टॉयज हैं वो लड़कों की लड़कियों, तो उनको जेंडर के लिंग के साथ संबंधित करना, इट इज ए जेंडर रूढ़िवादिता। ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। जेंडर का सिद्धांत है, जेंडर प्रासंगिकता नहीं, विकास जेंडर पहचाना नहीं। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है कि खिलौने पहनावे की वस्तु का आप लिंग के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो ये आप में जेंडर स्टीरियोटाइप को शो करता है। जेंडर स्टीरियोटाइप। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लेकर आती है इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू द एक्सपीरियंस दैट ए चाइल्ड ब्रिंग्स विद हर। जब प्राइमरी क्लास में बच्ची अपने अनुभव साथ लेकर आती है, इग्नोर, बिल्ड ऑन, डिनाइड, नेगलेक्ट, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। उन्हें अस्वीकार करना चाहिए? नहीं। उनकी उपेक्षा करनी चाहिए? नहीं। हमें उन पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? प्रारंभिक कक्षा में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लेकर आती है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें बिल्ड ऑन करना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। बच्ची के जो एक्सपीरियंस हैं, जब प्राइमरी क्लास में बच्ची आती है तो वो अपनी जो भी उसकी नीड है, आवश्यकता है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस उसे है कि ये बॉटल है, प्यास लगने पर वो बता सकती है कि उसे पानी चाहिए, भूख लगने पर बोल सकती है कि मैम खाना चाहिए। तो उसे क्या करना चाहिए? उसके एक्सपीरियंस को, वो अपनी बॉटल, पेन, पेंसिल थोड़ा बहुत तो जानती है, अपनी बेसिक नीड्स के बारे में जानती है, तो उसकी एक्सपीरियंस को क्या करना चाहिए? उन्हें शामिल करना चाहिए, उनका संचय करना चाहिए, बिल्ड ऑन करना चाहिए। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए थी, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कॉल्वर के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? आप पढ़ चुके हैं कॉल्वर का नैतिक सिद्धांत। तो वह बच्चा किस अवस्था के अंतर्गत आता है कि उसे हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। तो वह दंड व आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंदर आता है, द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन के अंतर्गत आता है। वह किस्म के अंतर्गत आता है? प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंतर्गत आता है। दंड व आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत आता है। स्टेज 1 के अंतर्गत आता है। दंड व आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत आता है। ये सब रॉन्ग है बेटा। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेब-वाइगोस्की क्या कहते हैं? आपने देखा है जब बच्चे लेब-वाइगोस्की रेफर टू द वर्बल डायलॉग्स दैट चिल्ड्रंस हैव विद देमसेल्व्स एड, तो उसे क्या कहते हैं? जैसे भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता या व्यक्तिगत वार्ता। ईगोसेंट्रिक, प्याजे तो इसे ईगोसेंट्रिक स्पीच कहेगा, प्याजे, जीन प्याजे उसे ईगोसेंट्रिक कहेगा, इसलिए ये रॉन्ग। ये जीन प्याजे कहता है कि जब बच्चा खुद से बात कर रहा है अपने कार्य को दिशा देने के लिए, तो जीन प्याजे उसे अहम केंद्रित कहेगा, जबकि लेब-वाइगोस्की क्या कहेगा? लेब-वाइगोस्की उसे व्यक्तिगत वार्ता कहेगा, प्राइवेट स्पीच कहेगा, निज भाषा या स्वयं भाषा की, स्वयं की निज भाषा कहेगा, स्वयं की भाषा कहेगा, प्राइवेट स्पीच कहेगा। जब बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए, छोटे बच्चे हैं वो अपने आप से बातें कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं वो? लेब-वाइगोस्की उसे क्या कहेगा? व्यक्तिगत वार्ता कहेगा, व्यक्तिगत वार्ता। जीन प्याजे तो ईगोसेंट्रिक कहता है। लेब-वाइगोस्की के अनुसार व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच। यह विचारधारा कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इज द philosophy that all children have a right to get equal education in a regular school system, special education, multicultural education, inclusion and mainstreaming है। यह विचारधारा कि सभी बच्चों को एक रेगुलर विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, समावेशी शिक्षा मानती है। मुख्यधारा शिक्षा या बहुल सांस्कृतिक शिक्षा या विशेष शिक्षा नहीं। यह विचारधारा किसकी है? कि सभी बच्चों के एक रेगुलर विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का, नियमित विद्यालय में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, समावेशी शिक्षा मानती है। इंक्लूजन, समावेशी शिक्षा मानती है, इंक्लूसिव एजुकेशन। एक शिक्षक को चाहिए कि एक टीचर को क्या कर चाहिए? वे विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नता तथा विविधता की अनदेखी करे नहीं, हमें इग्नोर नहीं करना। जो सांस्कृतिक डाइवर्सिटी है उनके बीच में विभिन्नता है बच्चों में, तो उसे इग्नोर कर दे नहीं।
ये तो क्या करना चाहिए, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, नहीं हमें बच्चों को कंपेयर नहीं करना है। नेगेटिव टैगवर्ड बेटा, वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, वे केवल विशेष संस्कृति के बच्चों समुदाय को ही बढ़ावा दे, ये तो सही नहीं है कि वे विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। तो क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को चाहिए कि वह ये संप्रेषित करे, वह कच्चा कच में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। डिफरेंट कल्चर के बच्चे, डिफरेंट संस्कृति के बच्चे हैं, डिफरेंट स्टेट के बच्चे हैं, तो अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, अपनी अपनी उनकी कल्चर है, 29 स्टेट की अपनी कल्चर है। तो उन सभी कल्चर्स को उसे क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए, एज ए रिसोर्सेज की तरह साधन के रूप में यूज करना चाहिए। एक शिक्षक को चाहिए कि वह ये संप्रेषित करे, वह कच्चा कच में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। कम्युनिकेट दैट सी रेस्पेक्ट एंड वैल्यू ऑल कल्चर्स इन द क्लासरूम। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एडवोकेट सेग्रीगेशन, नहीं हमें बच्चों को सेग्रीगेट नहीं करना है। मेन स्ट्रीमिंग, नहीं। मुख्यधारा शिक्षण, नहीं। तो एक ही इंटीग्रेटेड एजुकेशन, नो। समावेशी शिक्षा को से निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा की वकालत करता है कि सभी बच्चों को समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। एक रेगुलर विद्यालय व्यवस्था में बच्चों को समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इंक्लूजन, समावेशी शिक्षा को शामिल करता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन की व्याख्या करता है। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए चिल्ड्रन शुड क्वेश्चंस इन द क्लासरूम, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो ठीक नहीं है कि बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसे परमिशन ही नहीं दिया है, पूछने से रोकना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए टीचर को कि उसे क्वेश्चन पूछने से रोक दिया जाए। पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, बच्चे का मजाक बना देना चाहिए, हतोत्साहित कर जब बच्चा क्वेश्चन पूछे तो नहीं। बच्चे को क्लास में प्रश्न पूछने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। जब बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो बच्चे को इतना एनकरेज कर दे, टीचर ने पढ़ा दिया बच्चे को तो इतना एनकरेज करे कि बच्चा अपने डाउट क्लैरिफिकेशन हेतु प्रश्न पूछ सके टीचर से। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि बच्चा अपना क्वेश्चन पूछ सके, प्रश्न पूछने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। वी एनकरेज टू आस्क क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? कौन सी? नॉट अ की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग अकर, जिसके द्वारा मीनिंगफुल लर्निंग होती है वह कौन सा नहीं है? कंठस्थीकरण नहीं है बेटा, बाकी सब सही है। कंठस्थीकरण और स्मरण नहीं है, इसमें नहीं पूछा है ना। तो हमें बच्चों को रिकॉल और मेमोराइजेशन नहीं कराना है, एक्सप्लोरेशन खोज करानी है, पास प्रक्रिया करानी है, निर्देश संचालन देना है, इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन देना है, रिपीटेशन प्रैक्टिस। लेकिन मुख्य में से कि वैसे तो मुख्य प्रक्रिया जिसके द्वारा मीनिंगफुल लर्निंग घटित होती है तो कौन सा नहीं है? कंठस्थीकरण, मेमोराइजेशन एंड रिकॉल नहीं है। मेमोराइजेशन सीटेट ने ये माना है कि बेटा मेमोराइजेशन, रिकॉल नहीं है, कि हमें बच्चों को मेमोराइज करने पर बल नहीं देना है, स्मरण रिकॉल करने पर बल नहीं देना है। निम्न में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? स्तंभ कॉलम ए, कॉलम बी। मैच द फॉलोइंग कॉलम प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है। प्रतिभाशाली बच्चा क्या करता है? शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखता है। प्रतिभाशाली बच्चा शीघ्रता से स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखता है। अधिगम आवश्यकता, सीखने में आवश्यकता जब होती है लर्निंग डिसेबिलिटी, धारा प्रवाह, पढ़ने में कमी, जब बच्चे को क्या होती है? लिकिंग, रीडिंग फ्लुएंसी। सृजनात्मक बच्चा क्या कर सकता है? मूल संबंधों के बारे में सोच सकता है। सृजनात्मक क्रिएटिव चिल्ड्रंस कैन थिंक ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन खोज सकता है प्रॉब्लम के। अवधान कमी आवश्यकता, व्यतिक्रम। अवधान कमी आवश्यकता, व्यतिक्रम, आसानी से विचलित होने की आदत है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही है बेटा। बच्चे प्रभावी रूप से तब सीखते हैं, चिल्ड्रंस लर्न इफेक्टिवली व्हेन, बच्चे प्रभावी रूप से तब सीखते हैं जब वे कॉपी आंसर नहीं, हमें कॉपी नहीं करानी है, वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। नहीं, रॉन्ग, नेगेटिव टैग वर्ड्स है। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, ये तो सही नहीं है कि टीचर पूरी तरह से बच्चों को कंट्रोल कर ले। नहीं, कि वे पाठ्य पुस्तक में दी गई तथ्यों को याद करते हैं, तो हमें याद करना नेगेटिव टैग वर्ड है, ये भी ठीक नहीं है।
तो बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों व कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बच्चे इफेक्टिवली लर्न सीखते हैं जब वे किसी भी एक्टिविटी में अपने इंटरेस्ट से भाग लेते हैं, वे विभिन्न गतिविधियों कार्यों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तब बच्चा सीखेगा जब वो क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है हर एक्टिविटी में। दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटी एंड टास्क। Thank you watching my video. Please like, share and subscribe. Thank you watching my video. Please like, share and subscribe.